सभ्यता खत्म हो जाती है, सेनाएं गायब हो जाती हैं। यह आपकी अपनी लड़ाई है, आपकी बस यही इच्छा है कि आप जिंदा रहें और हो सके तो अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले आएं। इस साई-फाई फिल्म ने एक पीढ़ी को बचपन का ट्रॉमा दिया, फिर भी इसे लगभग 1 लाख दर्शकों से कम रेटिंग मिली। सालों पहले इसकी ऑनलाइन बहुत बुराई हुई थी, लेकिन इस साल इसे एक मास्टरपीस माना जाता है। ये स्पीलबर्ग की वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स है। उस समय आपने शायद इसके मजबूत रियलिस्टिक स्टाइल, आम लोगों के सब्जेक्टिव नजरिए, हैंडहेल्ड डीवी फिल्मिंग और सांस लेने के लंबे टेक पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आपको क्लोवरफील्ड का स्टाइल पसंद है तो आपको ये भी जरूर पसंद आएगा। हाय सब लोग, मैं साई-फाई फैन राजोल हूँ। आज हम वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के बारे में गहराई से बात करेंगे, जिसमें कुछ बिहाइंड द सीन्स कहानियां भी होंगी और इसे 2 हिस्सों में कवर किया जाएगा। रे एक काम मजदूर है जिसे काम से छुट्टी मिलने के बाद गाड़ी चलाना और पिकनिक मनाना पसंद है, यही उसका शौक है। वह कचरा साफ नहीं करता, अपने बच्चों से बात नहीं करता और अपना घर साफ नहीं करता। शुरू में रे को पिता बनने के लायक नहीं लगता, इसलिए वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और एक ऐसे आदमी को ढूंढता है जो ज्यादा परिवार वाला लगता है। वह अपने नए बॉयफ्रेंड को कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के घर ले जा रहा है। उसके पास अपने बेटे और बेटी को कुछ समय के लिए रे की देखभाल में छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। रे ने जाने से पहले उसका परेशान चेहरा देखा और उससे कहा कि चिंता मत करो, चिंता की क्या बात है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। यूक्रेन में रात भर बिजली कड़कने और 6.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने के साथ पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया था। ब्लैकआउट शायद इसी वजह से हुआ था। रे ने अपना बेसबॉल ग्लव अपने बेटे को फेंका, उसे टीवी देखने से मना किया और उसके साथ बेसबॉल खेलने को कहा। इस तरह बॉल फेंकने में क्या मजा है? असल में बॉल फेंकना तो बस ऊपरी तौर पर है, असली मजा तो घूंसे मारने और काटने में है। लेकिन आखिर में उन्होंने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। रे परेशान होकर दांत पीसकर गुस्से में उसे फेंक दिया। जब बात उसके बेटे की आई तो वह टुकड़ों का ढेर था, शुक्र है कि सिर्फ टूटा हुआ कांच था। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी के हाथ में एक कांटा चुभ गया और रे ने बचकानी तरह से उसे डरा दिया, ये कहकर कि घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा। उसकी बेटी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वह जानती थी कि सही समय आने पर उसका शरीर चुपके से कांटा बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। ये सिर्फ भराव वाली बातचीत नहीं है, ये थीम की ओर इशारा करता है। तो अब तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? रे उसे ढूंढने निकला तो देखा कि आने जाने वाले लोग पागलों की तरह तस्वीरें ले रहे थे, इसलिए उसने फोटो के लिए पोज दिया। असल में वे फोटो लेने के लिए तस्वीरें ले रहे थे। एक नया तूफान आ गया था। जब तूफान आए तो आपको छिप जाना चाहिए, लेकिन जब आप इतने अजीब तूफान का सामना करें तो उसे देखने के लिए आपको पास जाना होगा। कुछ मिनट बाद आंधी थम गई और बिजली चमकी, जो बिना रुके लगातार 10 से ज्यादा बार गिरी। ये बहुत मजेदार है। रे मुस्कुराया और अपनी बेटी से कहा कि डरो मत, क्योंकि बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती। लेकिन उस शापित बिजली ने उस पर कोई रहम नहीं किया। वह एक ही जगह पर दर्जनों बार गिरी और आखिर में गिरी। रे हालात देखने के लिए बाहर गया। उसका फोन और घड़ी दोनों खराब थे और उसकी सारी गाड़ियां खराब हो गई थी। उसका बेटा वापस भागा। वह चर्च के पास बिजली गिरने की गिनती कर रहा था। 1000 में से 26 बार बिजली गिर रही थी। जब बिजली गिरी तो रे ने उससे और उसकी बेटी से कहा कि जब तक वह चर्च जाए तब तक वे घर पर रहें। वह जॉगिंग करता हुआ एक पड़ोसी को उनकी टूटी हुई कार ठीक करने का तरीका बताता रहा। ये 2 बातें उसकी 2 खूबियां दिखाती हैं, कार रिपेयर करने का हुनर और फिजिकल फिटनेस। चर्च के एंट्रेंस पर भीड़ जमा हो गई। उनमें से किसी ने भी ऐसी अजीब घटना नहीं देखी थी। एक ही जगह पर 26 बिजली गिरी, जिससे जमीन पर अनजान क्रिस्टल गिर गए जो गर्म नहीं बल्कि बर्फ जैसे ठंडे थे। जमीन के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज आई, डामर की सड़क टूट गई, जमीन फट गई और कैथेड्रल से एक दुख भरी आवाज निकली, जो 2 हिस्सों में बंट गया। एक सिर जमीन पर गिर गया। यहाँ असलियत दिखाने के लिए फिल्म को एक असली सड़क पर शूट किया गया था। लोकेशन नेवार्क, न्यू जर्सी, यूएसए है और चर्च का नाम सेंट स्टीफन कैथेड्रल है। 1874 में बना और नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में लिस्टेड, यह आज भी ऐसा दिखता है। जमीन में एक सिंकहोल दिखाई दिया जिसने कार को निगल लिया और फिर उसे बाहर निकाल दिया। एक मेटल का चिकन क्लॉ जमीन में धंस गया। असली मुसीबत शुरू हो रही थी। यह एक अनजान मेघ था जो 10 मंजिल ऊंचा था, अंदाजन 30 मीटर ऊंचा था। देखने वाले डर के मारे छिप गए। फिर जब वह शांत रहा तो उत्सुकता से बाहर निकले। ये सीन खास तौर पर शानदार है। इसमें पहले रियलिज्म बढ़ाने के लिए हैंडहेल्ड डीवी फुटेज का इस्तेमाल किया गया है, फिर इमर्शन बढ़ाने के लिए कई लंबे टेक का इस्तेमाल किया गया है। वह चीख एक गहरी छाप छोड़ सकती है। यह एक मजबूत कंपोजिट प्री प्रोडक्शन शॉट है जो चीख खत्म होने से पहले ही मौत का डरावना एहसास कराता है। हालांकि ये देखते हुए कि यह सभी उम्र के लोगों के लिए एक फिल्म है, विजुअल्स बहुत ज्यादा खूनी नहीं हो सकते, इसलिए जापानी स्टाइल की हत्याओं में कोई मांस और खून नहीं है। प्रोडक्शन के दौरान धूल के बीच उड़ती तलवारों का एक अलग शॉट फिल्माया गया और फिर उसे ओरिजिनल फुटेज में मिला दिया गया। हालात अपने खिलाफ होते देख रे भाग जाता है। इसके बाद एक और लंबा टेक आता है जिसमें उसके आसपास के लोग उड़ जाते हैं, इमारतें आधी कट जाती हैं और मेघ गर्व से खंडहरों को रौंदते हैं। रे का शरीर धूल से ढका हुआ है जो इमारतों या उसके देश के लोगों की धूल हो सकती है। वह उदास होकर घर लौटता है, काफी देर तक चुप रहता है।
होश में आने के लिए वह ठंडे पानी से अपना चेहरा धोता है और अपने दोनों बच्चों को अपना सामान पैक करके भागने का ऑर्डर देता है, जिसमें उनकी पिस्तौलें भी शामिल हैं। सड़क पर लोग दो कैटेगरी में थे, वे जिन्हें पहले से पता था कि क्या हो रहा है और वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, और वे जिन्हें अभी भी कुछ पता नहीं था और वे बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। लेई ने देखा कि उसके पड़ोसी की कार रिपेयर हो गई थी, इसलिए वह अपने बच्चे को लेकर उसमें बैठ गया। वह उसे चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह अपने पड़ोसी को भागने में मदद करने को तैयार था। बदकिस्मती से पड़ोसी को इस स्थिति के बारे में बिल्कुल पता नहीं था और उसने बस यही सोचा कि दुनिया में शांति है और लेई कार ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब वे अभी भी बहस कर रहे थे तो मैकेनिकल फायर पावर की बारिश हुई, जिससे एक छोटा पेड़ जल गया। लेई के पास समझाने का समय नहीं था। लो भागो, उसने अपने रियरव्यू मिरर में देखा कि उसका पड़ोसी राख में बदल गया था, बिल्डिंग आग के समंदर में बदल गई थी और पुल पंख की तरह ऊपर उठा था और फिर माउंट टाई की तरह गिर गया था। कयामत आ गई थी और लेई का एकमात्र मिशन भागना था। उसे इस ठंडी और सुनसान मुसीबत में खुद को और अपने बच्चे को बचाना था। उनकी कार ही चलाने लायक गाड़ी थी, जिससे वे ज्यादा सुरक्षित थे लेकिन ज्यादा खतरनाक भी। अगर वे रुकते तो हर कोई उसे लेने की कोशिश करता। उसका बेटा इस स्थिति से अनजान बहुत परेशान था। लेई, जो गाड़ी चलाने में बिजी था, वह भी परेशान था और उसकी बेटी और भी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। वह एक घुटन महसूस करने वाले आदमी से चीखने वाली रानी में बदल गया। पता चला कि जब तक आपकी सोच बाकी सबसे ज्यादा विस्फोटक है, आप उन्हें शांत कर सकते हैं। दोनों आदमियों ने उसे शांत किया और वे आखिरकार ठीक से बात कर पाए। लेई ने अंदाजा लगाया कि मशीन बहुत समय से जमीन के नीचे दबी हुई थी, लेकिन कोई उसे चला नहीं रहा था। आज एलियंस बिजली गिराकर जमीन पर उतरे, इसीलिए इसे इंसानों पर हमला करने के लिए लॉन्च किया गया था। हर समय गाड़ी चलाना कोई हल नहीं था। उसकी एक्स वाइफ का घर सबर्ब्स में था, इसलिए वह रात वहीं रुक सकता था। बच्चों को अपनी मां की याद आ रही थी, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। आखिर वह और उसका नया बॉयफ्रेंड अपनी सास के घर जा रहे थे और हमेशा की तरह फोन नहीं लग रहा था। बच्चों की मां के लौटने का इंतजार करते हुए रे चिंता से भर गया था। फिर भी उसके पास बच्चों के लिए खाना बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन क्या वह सच में एक पिता था? उसने अपनी बेटी के खाने में पीनट बटर मिला दिया। उसे पता नहीं था कि उसे जन्म से ही पीनट से एलर्जी है। बच्चे बहुत दुखी थे और उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। रे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ा। उसने खुद को दिलासा दिया, खुद से कहा कि बच्चों की मां के वापस आने पर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसमें अभी भी एक पिता की जिम्मेदारी नहीं है। उस रात रे और बच्चे सोने के लिए बेसमेंट में छिप गए। नींद में खिड़की के बाहर से बाघ की दहाड़ जैसी एक बहरा कर देने वाली दहाड़ आई। रात के आसमान में एक फ्लैश चमका। दिन के मेज फिर से दिखाई दिए। धरती कांप उठी। एक तेज हवा चली। ऐसा लगा कि उसने घर से सारी हवा खींच ली है। बेसमेंट बहुत बड़े खतरे में था। खुशकिस्मती से बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट था, एक प्लम्बिंग रूम। 3 लोगों का परिवार सबसे गहरे हिस्से में छिप गया। उनके पीछे आग का समंदर फूट रहा था। सुबह बाहर की दुनिया शांत हो गई। रे ने दरवाजा खोला तो बेसमेंट जला हुआ काला पड़ा था। पहली मंजिल का सीन और भी अजीब था। लिविंग रूम में एक प्लेन का इंजन जोरों से जल रहा था। लगता है एक रात पहले एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया था, जिसका मलबा उनके पड़ोस में गिरा था। ये फिल्म का एक और मशहूर सीन था। प्रोडक्शन का तरीका आसान था। एक 747 पैसेंजर प्लेन खरीदो, उसे अलग करो और उसे सेटअप करो। डॉट डॉट जमीन पर उन्होंने उसके चारों ओर घरों का एक घेरा बनाया, फिर मलबा ठीक किया और इंजन चालू किया। हालांकि इसमें शायद बहुत समय लगेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सिर्फ कॉन्सेप्ट पर कई महीने लगाए, सेटअप में शायद और भी ज्यादा समय लगेगा। इस प्लेन को सिर्फ फिल्माया और फिर फेंका नहीं गया था। बेशक ये बाद में यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड में एक मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। इसी बारे में बात करते हुए रे मलबे में बहुत अंदर गए और एक महिला रिपोर्टर और एक पुरुष फोटोग्राफर से मिले। कल रात उन्होंने नेशनल गार्ड का पीछा किया और एक मेज पर हमला किया, लेकिन पासपोर्ट की वजह से आग रुक गई, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। पता चला कि इनमें से एक से ज्यादा मेज थे। पूरी दुनिया में महिला रिपोर्टर ने उसकी नादानी देखकर बिजली पर सवार और जमीन में बिल बनाते हुए एलियंस के कीमती फुटेज चलाए। जैसे ही वह बोल रही थी, दूर से मेक्स की दहाड़ गूंज रही थी। महिला रिपोर्टर उत्साहित होकर अपने साथियों के साथ एक कार में बैठी और चली गई, शायद मेक्स को फिल्माने के लिए। लेई को लगा कि वह अब और नहीं रुक सकता। उसका बेटा अपने घर के खंडहरों को देख रहा था, जाने को तैयार नहीं था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। वह बदला लेना चाहता था। हालांकि उसकी बेटी अलग थी। उसे पेशाब करने की जरूरत थी। उसे एक सुनसान नदी का किनारा मिला। इसके बाद एक और दुनिया भर में मशहूर सीन हुआ। समय नदी की तरह बहता है। चून की गर्मी की किरणें बिना शरीर छोड़े मार देती हैं, इसलिए ये शरीर हो सकते हैं। डॉट डॉट लेई गैंग, जो अपनी फेरी डूबने के बाद डूब गया था, अभी अभी अपनी बेटी को घर लाया था। हालांकि उसका बेटा फिर से मुसीबत खड़ी कर रहा था। सेना को आगे की लाइन पर जाते देखकर वह एक गाड़ी में भी चढ़ना चाहता था।
सैनिकों को लगा कि वह बस अपनी जान दे रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि अगर हर कोई, चाहे उसकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो, एक साथ हमला करे तो वे मेज को पक्का खत्म कर देंगे। छोड़ो भी, उसने कहा, अपनी बहन को देखो जो 10 साल की भी नहीं है। क्या तुम उसे प्यानिक्सियन भेजना चाहते हो? परिवार ने खुद को शांत किया और अपना सफर जारी रखा। उन्होंने बुद्धिजीवियों को किताबें धकेलते देखा था और उन्होंने बदकिस्मत लोगों को गुमशुदा लोगों के पोस्टर धकेलते देखा था। उन्होंने सबसे डरावने जीव भी देखे थे, हजारों हजारों हताश लोग। लोग कहाँ थे? वे उनसे नफरत करते थे जो थे अपनी कमी के लिए नफरत। उन्होंने लेई से अपनी जलन छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। लेई के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और उसने जिद करके वहां से निकलने की कोशिश की। भीड़ भावनाओं को भड़का रही थी। पहले तो लोग बस एक राइड चाहते थे, फिर बात ये हो गई, अगर तुम मुझे राइड दे सकते हो तो क्यों नहीं दोगे? आखिर में बात ये हो गई, मर जाओ। लेई अचानक टूट गया, खुद को भीड़ के बीच पाकर। उन्होंने लेई और उसके परिवार के साथ कचरे जैसा बर्ताव किया, उनकी कार की खिड़कियां तोड़कर जमीन पर फेंक दी। कम संख्या में होने की वजह से लेई को चेतावनी के तौर पर गोली चलानी पड़ी, जिससे असल में बिना हथियार वाले गुंडे डर गए। बदकिस्मती से इससे हथियारबंद गुंडे डरे नहीं। लेई को अपनी बंदूक फेंकने और बदले में अपनी कार सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपने बेटे और बेटी के पास वापस गया और हैरान रह गया। उसने अपनी हैंडगन और कार को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन सब बेकार हो गया। उसका गेस्ट हाउस अब खाली था, उसके आसपास के रिफ्यूजी से अलग नहीं दिख रहा था। शुक्र है वह फेरी टर्मिनल के पास था, वह नाव तक पैदल जा सकता था। शहर में अभी भी बिजली थी क्योंकि उस पर अभी तक मेच ने हमला नहीं किया था। रेलवे की रेलिंग गिर गई और एक ट्रेन तेजी से गुजर गई। ट्रेन में मौजूद पुलिस ऑफिसर ने उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। आगे फेरी टर्मिनल था, वहां मिलिट्री कंट्रोल, एक ब्लड डोनेशन सेंटर, एक मिसिंग पर्सन सेंटर और जैज म्यूजिक भी बज रहा था। गाने का नाम था आई रोड द वर्ल्ड, जो शांति का एहसास कराता है। इसे सबके सामने बजाने का मकसद भीड़ को शांत करना था। अचानक चिड़ियों की चीख ने म्यूजिक को दबा दिया। बेटी की नजर आसमान पर गई, जहां उसने पेड़ों को हिलते हुए देखा। डरावनी आकृतियां एक बार फिर जमीन पर मंडरा रही थी। भीड़ सुनहरी चिड़ियों में बदल गई और फेरी की तरफ दौड़ पड़ी। कैप्टन ने सैनिकों को भीड़ को रोकने का ऑर्डर दिया। मजे की बात यह थी कि वे रवाना होने के लिए तैयार थे। फेरी इतनी सारी कारें ले जा सकती थी, लेकिन लोगों को नहीं। रे गुस्से में था, अगर मैं ले जा सकता हूं तो उन्हें क्यों नहीं ले जाऊं? इस समय सोचने का कोई फायदा नहीं था। वह भीड़ के किनारे खिसक गया, उस पल का इंतजार करते हुए जब सैनिकों की बचाव की लाइन कमजोर हो जाए, और बच्चों को फेरी पर ले गया। फेरी चल पड़ी। कई परेशान लोग पीछे से चिपके हुए थे, आगे या पीछे नहीं जा पा रहे थे। बेटा ऊपर चढ़ा और उन्हें एक एक करके फेरी पर चढ़ाने में मदद की। रे और उसकी बेटी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। भीड़ से बचकर कैप्टन ने राहत की सांस ली, समुद्र की तरफ देखा और हैरान रह गया। समुद्र के तल पर नीली रोशनी क्यों थी? भावर के नीचे क्या था? मूवी अभी आधी ही हुई है। वीडियो का पहला आधा हिस्सा बस इतना ही है। कल इसी समय मिलते हैं।